आज लास्ट लेक्चर ऑन रियल नंबर, जिसमें हम लोग ये इरेशनलिटी के बारे में प्रूफ पढ़ने वाले हैं। इरेशनलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग को जानेंगे कि जोड़ घटाव के बारे में क्या ख्याल है हमारा। इससे अगर जो हम इंटीजर्स को इंटीजर के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए तो क्या इंटीजर ही मिलता है। चलो, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के साथ जब जोड़ घटाव सिखाया जाता था 8th क्लास में कि रेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में घटाया जाएगा तो रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से गुना किया जाएगा तो रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर, एक्सेप्ट कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो 0 ना हो। ठीक है। अच्छा, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए, आता है इंटीजर है। बस डिवाइड कर देने पर क्या आने लग जाता है जी, रेशनल नंबर आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है, रेशनल नंबर। अच्छा, तो क्या इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर, ये सब को हम कैसे करके भी अगर डिवाइड करें तो लास्टली हमारे पास क्या बचने वाला है, रेशनल नंबर ही बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है। नहीं समझ पा रहे हो। अगर जो हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किए या गुना किए तो क्या हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते कि नहीं बोल सकते। जैसे कि -5 को 4 से गुना किए तो क्या आया यहाँ पे, -20। क्या -20 को हम रेशनल नंबर बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। -20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज अगर जान लो, ठीक है, तो बहुत हद तक हम लोग इरेशनलिटी जो एक पोर्शन, इरेशनलिटी 2 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो समझ में आ जाएगा अगर जो यहाँ इतना समझ पा रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रूव दैट 5 + 2√3 या फिर ऐसा कुछ, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। क्या है, प्रूव दैट 5 + 2√3 is an irrational number when √3 is irrational। ऐसा दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर 5 + 2√3 को इरेशनल प्रूव करो जब √3 के बारे में तुमको पता है कि वो इरेशनल है। मतलब यहाँ पर बोल दिया कि √3 इरेशनल है, तुम प्रूव करके दिखाओ कि 5 + 2√3 इरेशनल है। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग। 5 + 2√3 को ना हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे। पहले क्या मान लेंगे जी, 5 + 2√3 को रेशनल नंबर, क्योंकि हमको जानते हो 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ा दिया गया था कि रेशनल और इरेशनल को जब भी जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। इसके ऊपर ट्रू फॉल्स भी पढ़े। सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ऐसा करके हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग को मालूम है ये बात, फिर भी हमसे प्रूफ करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ से प्रूफ करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रूफ करने को, हमको वो चीज़ मानना ही नहीं है। ये बोल रहा है इरेशनल होता है, हम लोग मानेंगे कि नहीं ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसको अगर हम रेशनल नंबर माने, ठीक है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख देंगे। रेशनल नंबर जो होता था क्या वो p/q के फॉर्म में होता था, जिसमें p और q का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता था। मतलब HCF अगर a और b का देखा जाए तो 1 आता था। वैसे ही यहाँ पर इसको क्या मान लिया जाए, a और b। 5 जो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में। तो 2√3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 5। थोड़ा सा LCM ले लेते हैं, a - 5b/b। LCM वगैरह भी इनका जोड़ जो भी हुआ। अच्छा, ये 2 जो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो a - 5b/2b। अच्छा, ये a और b को हम अभी इंटीजर बता दिए नहीं, अभी हम a/b को रेशनल नंबर बोले। तो रेशनल नंबर का डिफाइन क्या था, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर a इंटीजर और b भी इंटीजर है, अब तुम बोलो इंटीजर को
पहले यहां देखो 5 गुना बी क्या है जी 5b, मतलब बी एक इंटीजर और 5 भी एक इंटीजर है। इंटीजर का इंटीजर से गुना करेंगे तो क्या आएगा इंटीजर। अच्छा ये पूरा इंटीजर हो गया। अब इंटीजर को इंटीजर से घटाएंगे तो क्या आएगा इंटीजर। अच्छा इधर 2 क्या है इंटीजर, अब b भी क्या है इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से गुना करेंगे तब भी क्या आएगा इंटीजर। अच्छा ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रेशनल नंबर। क्या आएगा अच्छा मतलब इधर राइट साइड वाला पार्ट है एक रेशनल नंबर और लेफ्ट साइड वाला पार्ट के बारे में क्या बता दिया है इरेशनल नंबर। मतलब कि हम जो माने हैं वो गलत मान लिए। क्या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि हम जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं, तो हम लिखेंगे दस आवर assumption इज रॉन्ग। सो 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे मतलब लेफ्ट साइड को और राइट साइड को बराबर तो दिखाए, लेकिन क्या ये वाकई में बराबर वाला चीज है। मतलब कि क्या इधर भी रेशनल नंबर है तो इधर भी रेशनल नंबर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन इधर तो हमको पता चल रहा है एग्जैक्टली कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन इधर के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इरेशनल नंबर, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर, thus our assumption is wrong, hence 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे करके इसको लिखेंगे। क्या समझ पाए हो क्या यहाँ पर बात चल रहा है। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे तो पहला पार्ट हो जाएगा क्लियर। उसके बाद फिर जैसे यहाँ √3 डायरेक्टली हम ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब इसको प्रूव भी तो करना है कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। मतलब ये क्वेश्चन हो गया, इसमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन डायरेक्टली अगर बोल देता प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो फिर कैसे प्रूफ करते, फिर ये फंडा नहीं चलता है, उसमें थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करवाएंगे। हेडिंग लगा लो इरेशनलिटी, इसका हम लोग पूरा लिख लेते हैं एक जगह पे। यहां देखो लिखे कैसे कैसे उसी चीज को, तो समझाए कितना छोटा में। अच्छा इतना ही दूर था ना समझाने वाला पार्ट जी, यही हम लिखे थे, बाकी लिखना पड़ गया इतना सारा, है ना। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला प्रूफ आता है ना तो लिखना ज्यादा होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या किए, मान लिए इफ पॉसिबल, क्या लिखे अगर हो सके तो, इफ पॉसिबल मतलब अगर हो सके तो 5 + 2√3 को रेशनल नंबर मान लो। अच्छा अब इसी के बारे में क्या लिखे कि जो ये 5 + 2√3 है, हेलो इधर, अगर रेशनल नंबर माने हैं तो इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे जी, a/b के फॉर्म में। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ p/q में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b के बारे में क्या बोल सकते हैं इंटीजर्स, और नीचे में b है तो b डज नॉट इक्वल्स टू 0, इतना सब लिख दिए कि a और b सब इंटीजर है। अच्छा 5 + 2√3 को अभी बोले थे a/b के बराबर लिखना है, a/b के बराबर लिख दिए। 5 प्लस में था इधर लेके आए तो माइनस में, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया, 2 गुना में था तो ये 1/2 आ गया इधर। ठीक है, अब इधर कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ √3, और इधर पूरा सारा ये बच गया। अच्छा a/b अभी बोल रहे थे कि रेशनल नंबर है, तो a/2b भी क्या हो जाएगा जी रेशनल नंबर। अच्छा 5/2 के बारे में हमको पता ही है कि वो रेशनल नंबर होता है, कोई फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। ठीक है, इज ऑल्सो ए रेशनल, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से घटा देंगे तो क्या वो रेशनल नंबर होगा, इसीलिए लिखा गया a/2b - 5/2 इज ऑल्सो ए रेशनल। पहले इसके बारे में रेशनल बताए, फिर इसके बारे में रेशनल बताए, फिर दोनों को घटा के भी बोले कि रेशनल नंबर है। अब क्यों रेशनल नंबर, उसको ब्रैकेट में लिख दिए कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। इतना लिखने के बाद लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ये क्या दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है। अरे इधर वाला पार्ट तुम रेशनल नंबर बोल रहे हो और इधर वाला पार्ट इरेशनल नंबर है, दिया हुआ है √3 इरेशनल है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि अच्छा आधा पार्ट रेशनल है, आधा पार्ट इरेशनल है, मतलब हम कुछ गलत किए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए लिखे 10 कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, मतलब यहाँ पर विरोधाभास हुआ। विरोधाभास मतलब कोई भी बात बोल रहे हैं हम और उधर से बोला नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, इसके बारे में तो हम ये जानते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज लिखे कि व्हाट कंट्राडिक्शन अराइजेस। कैसे अराइज हुआ कंट्राडिक्शन, तो बाई एज्यूमिंग 5 + 2√3 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ 5 + 2√3 रेशनल नंबर था, ये एज्यूम हम लोग कर लिए थे, इसी की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो इसलिए हम बोल देंगे 5 + 2√3
रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। हो गया क्लियर? इसके बारे में भी जस्ट वैसे लिखेंगे जी। क्या करेंगे? 2 माइनस, पूरा पार्ट नहीं लिखेंगे, 2 माइनस रूट 5/7 को क्या बोल देंगे? a बाई बी। इधर a बाई बी, क्या इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट अंडर 5 बराबर 7a अपॉन b। अच्छा, ये 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस रूट अंडर 5 बराबर 7a अपॉन b और माइनस 2। अच्छा, रूट 5 के पहले माइनस भी नहीं छोड़ना है, एग्जैक्ट रूट 5 होना है इधर लेफ्ट साइड में, कुछ भी इसके साथ लगा हुआ ना रहे। अच्छा, माइनस का साइन अगर चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, तो अगर इधर साइन चेंज किया तो उधर भी सबका साइन चेंज करेंगे। प्लस था तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस। इसी चीज को जरा बढ़िया से लिख देते हैं, तो 2 पहले आ जाएगा, अब माइनस 7b/2 बाद में हो जाएगा। किसके जगह पे b होगा जी? -7b/2 प्लस 2। यहां तक सही है? नहीं है, यहाँ भी सही नहीं है। 7 है ना होगा सर, अब 7b। अच्छा, यहाँ जी 7 रूट 5 बराबर क्या लिख देंगे? -7 है भाई b प्लस 2, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 7 है भाई b। अब क्या लिखेंगे? 2 इज ए रेशनल नंबर, 7a बाई बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर। फिर लिखेंगे 10 ए, ये वाला पार्ट 2 माइनस 7a बाई बी इज ऑल्सो ए रेशनल। अब ब्रैकेट में लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। अब यहां पर लिखेंगे 10 ये बट रूट 5 is an irrational number, thus contradiction arises by assuming 2 minus root 5 by 7 is a rational number, hence 2 minus root 5 by 7 is a irrational। खत्म हो गया? चलिए, अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन हम छोटा छोटा डील कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, 1/√2 को अगर जो इरेशनल प्रूफ करने का बारी आ जाए, किसको? इधर देखो, 1/√2 को अगर इरेशनल प्रूफ करने की बारी आ जाए तो 1/√2 को भी क्या मान लेंगे जी? a बाई बी। इधर क्या हो जाएगा? उससे बढ़िया इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो क्या ये √2 ऊपर चला जाएगा? तो रेसिप्रोकल लिख देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उलट करके 2/1, और यहां क्या हो जाएगा? b/a। अच्छा, a बाई बी अगर रेशनल नंबर था तो b बाई ए भी क्या रहेगा? रेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि b और a क्या है? इंटीजर, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आना है कि नहीं है? तो यहां पर लिख देंगे कि b/a इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बट इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल। तो ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, thus contradiction arises by assuming 1/√2 is an irrational, so 1/√2 is an irrational। समझ गए? अगर वो दूसरा लाइन नहीं दिया हुआ रहेगा गिवन दैट रूट 5, तब भी अगर नहीं दिया हुआ रूट में कोई वैल्यू है उसको हम लोग इरेशनल मानेंगे। अगर ये लाइन ना दिया हुआ रहे, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, और 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग इसको लास्ट में अपने आप मान लेंगे, बट एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। या फिर ऐसा लिख देंगे, एज वी नो दैट ये रूट ऑफ प्राइम इज ऑलवेज इरेशनल, ऐसे करके और फिर लिख देंगे उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो और भी ज्यादा भयानक प्रूफ है। ये तो फिर भी इजी था, इसीलिए शुरुआत में समझा दिए, ये ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सीधा इससे हम लोग को समझ में आ जाता है, वो थोड़ा ज्यादा है। हेलो, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां से शुरू हो रहा है, वो हम बता देते हैं। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के वजह से बहुत ज्यादा थ्योरम्स वगैरह पढ़ना होता था चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक है, तो उस सब थ्योरम को हटा दिया गया, उसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 इज ए प्राइम नंबर ऐसे करके। ठीक है, वो थ्योरम को थोड़ा बहुत समझा देते हैं। एक थ्योरम था कि अगर जो कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को, किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो रूट होगा ना उसको भी डिवाइड कर देगा। मतलब कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर खोजो, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, क्या है 49 हो गया, 81, 64 हो गया, ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसको डिवाइड करने वाला कौन है जी? 2 नहीं तो 4। ठीक है, अगर 2 डिवाइड कर ले रहा है, इसको और कौन डिवाइड कर रहा है? 4, और कौन डिवाइड कर लेगा? 8। लेकिन इतना में से प्राइम नंबर कौन है? 2। तो अगर 2 इज ए प्राइम नंबर और 2 16 को, जो कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको डिवाइड कर ले रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट क्या होगा यहाँ? 4। तो इफ 2 डिवाइड 16 देन 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। क्या ये सही बात है? से 25 को डिवाइड करने वाला कौन है? सिर्फ 5। तो अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है इसका रूट को भी डिवाइड करेगा। 25 का रूट क्या होगा? 5। इफ 5 डिवाइड्स 25 देन 5 डिवाइड्स 5 ऑल्सो। समझ पा रहे हो क्या बात है? 36 का आप बोलो सब ये फैक्टर 2 3 4 9 12 यही सब जाएगा। हाँ 6 9 12 24 बोल रहे हैं, 12 के बाद 18, इसका 36। अच्छा, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 और 3। तो अब 2 और 3 बाकी सबको मिटा दो, प्राइम नंबर इस सब में है। इफ 2 डिवाइड्स 36, इफ 2 डिवाइड्स 36 का रूट कौन है? 6, देन 2 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। इफ 3 डिवाइड्स 36 देन 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ये था प्रूफ करना। अब यहां पर देखो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। समझे? वही चीज यहां लिखा हुआ है, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अच्छा, तो यहां पर 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि a और b का कॉमन फैक्टर है कौन? 2। जैसे कि यहां पर अगर एक 18 है और यहां पर 16 है, इसका कॉमन फैक्टर कौन है? तो 18 को बहुत सारा नंबर डिवाइड कर रहा होगा, 16 को भी बहुत सारा नंबर डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है? तो 2 इंटू 9 और 2 इंटू 8। देखो तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है जी? 2। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 2। तो क्या ये दोनों कॉमन फैक्टर है तो इससे कट जाएगा, है ना? बस वही चीज हम बात कर रहे हैं कि हम लोग शुरुआत में ना मान लेते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है और वो a बाई b के फॉर्म में है और a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a एंड b आर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग अब प्रूफ कर देंगे कि a और b के पास 1 को छोड़ करके कोई और भी कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग जो माने हैं वो गलत मान लिए। समझ गए? अब इसको ऐसे करते करते यहां पर पता करते हैं कि 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स a मतलब a का एक फैक्टर कौन दिख रहा है? 2। a का एक फैक्टर कौन दिख रहा है यहाँ पे? 2। और यहां पर देखो b का एक फैक्टर कौन दिख रहा है? 2। मतलब a और b के पास कॉमन फैक्टर आ गया, एक को छोड़ करके कोई और भी कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो गलत मान लिए, है ना? और क्या माने थे? √2 को रेशनल नंबर, हेंस √2 इज एन इरेशनल। अब समझते हैं लिखे क्या क्या है। इफ पॉसिबल लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है और इट इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई b। ये अपना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता ही है कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि इसको बचपन में पढ़ते थे 4-5 में ऐसे कि 24/16 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता या लोएस्ट टर्म। इसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ऐसे काटता था 12 फिर 8 फिर 6 4 2 3 ऐसे बच्चा काटते चला जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है 5-6 में आता है बच्चा तो एक बार में काटता है ना? 8-9 में सब छोटा छोटा नंबर एक बार में काटेगा। कितना आ गया? 3/2। अच्छा 3/2 के पास और कोई कॉमन फैक्टर बचा? नहीं बचा। इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? 1। ये दोनों नंबर अब सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा। यही लिखा गया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यही a बाई b है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। समझ गए? इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अगर तुम HCF भी निकालना चाहोगे तो HCF कितना आ जाएगा? 1।
कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब HCF 1 आ जाना। तो यहाँ पर HCF 2 आने लग गया क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा था, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा था। आगे और पढ़ते हैं। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब रूट 2 को a/b के बराबर कर दिए, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए ताकि ये रूट हट जाए, इसके बाद कैलकुलेशन हमारा चालू हो जाए। तो स्क्वायर किए तो रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया, a² b²। अब यहाँ पर क्या किए, b² को इधर लेके गए, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, b² को इधर लेके गया, 2 को इधर भेज दिया। 2 जब भी देखो उसको डिनोमिनेटर में लाने का कोशिश करोगे। 2 कहां लाने का कोशिश करोगे, डिनोमिनेटर। और ये पक्का लिख करके रखना क्योंकि हम थोड़ा सा ये आर.एस. अग्रवाल का इसमें सॉल्यूशन उठाए हैं, ये सब जो लिखा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है ये खुद से लिख, जब घर में प्रैक्टिस कर करके इसको ऐसे करके लिखें, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में जो है ये 2b² = a² ऐसे करके उस समझ में नहीं आता है वहां से, इसीलिए हम 2 को बार बार नीचे ला करके रखे हैं, ठीक है। तो जहां आर.एस. अग्रवाल से उठाओगे तो दिक्कत होगा समझने में, इसीलिए यहां पर ऐसे कर दिए कि b² = a²/2 अगर आ जाएगा तब बच्चा को समझ में आएगा, अच्छा 2 डिवाइड कर रहा है a² को, अरे a² के नीचे है ना 2, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a², ठीक है। अब 2 डिवाइड्स a² तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। अभी समझा दिए कि 2a क्या है, प्राइम नंबर है, इसके कारण अगर इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर हट भी जाएगा तो उसको भी डिवाइड कर देगा। यहां तक सही है। लेकिन ये तो सिर्फ a का एक फैक्टर 2 मिला, b का भी फैक्टर सेम मिल जाएगा 2 तब ना। तो अब क्या करते हैं, यहां पे जो ऊपर में है a²/2, ऊपर में क्या है a²/2, स्क्वायर हटा दो, क्या बच जाएगा a/2, स्क्वायर हटाए तो क्या बच जाएगा, इस ये a/2 को कुछ और मान लो, अब c, a/2 को c, d कुछ भी a और b छोड़ करके a/2 को क्या मान लिए जी, c। यहां भी मानने में भी दिक्कत होगा आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। तो यहां स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा a/2, a/2 को क्या मान लो c। अब वहां से a का वैल्यू निकालो ताकि इस a² में पुट किया जाए, a² में क्या किया जाए, पुट किया जाए। अब a/2 को हम लोग क्या मान लिए c। अब a का वैल्यू निकालेंगे तो यहां ऐसे भेज देंगे 2 को, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2c। अब इस a बराबर 2c को इक्वेशन 1 में पुट किए। इक्वेशन 1 क्या था, b² बराबर a²/2, b² की जगह b², a² की जगह क्या है जी 2c, तो a की जगह 2c लिखे और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और c का स्क्वायर c², क्या हो गया 2c²। ये क्या हो गया 2c²। क्या हमको 2 डिनोमिनेटर में चाहिए, एक बार a² के डिनोमिनेटर में 2 था तो अगला बार b² के डिनोमिनेटर में 2 तुम कैसे भेज सकते हो वो तुम सोचो। तो यहां पर b² बराबर क्या आ गया 2c²। अब क्या ये 2 इधर है, b² के डिनोमिनेटर में आ सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2 उधर गुना है इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब 2 अगर डिवाइड में आ गया तो ये लिखेंगे 2 डिवाइड्स b², इसलिए 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अच्छा यहां पर 2 डिवाइड्स a और यहां पर क्या हो गया 2 डिवाइड्स b। इससे हमको ये समझ में आ गया कि a और b के पास कॉमन फैक्टर है, हम लोग गलत मान चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखे कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स a एंड b। हियर contradiction arises that a and b have no common factor other than 1। यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर था। अब कॉमन फैक्टर ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कैसे हुआ था, तो बाई एज्यूमिंग √2 इज ए रेशनल नंबर। मेन जड़ यही था, है ना। तो √2 इज ए रेशनल नंबर, इसीलिए लास्ट में लिख दिए हेंस √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा आर.एस. अग्रवाल उठा करके देखोगे, ठीक है, कंफ्यूजन होना तय है। अगर तुम यहां पर से जैसे यहां उठा करके लिखें, ये दो स्टेप जहां जहां हम यहां मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ठीक है, अगर ध्यान में रख लो तो फिर आर.एस. अग्रवाल पढ़ो या ना पढ़ो, ये वाला स्टेप ध्यान में रखो तो फिर प्रूफ हो जाएगा। और ये √2 के लिए, √3 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, √11, 13, 17, ये सब के लिए प्रूफ है, सेम टू सेम। जो भी प्राइम नंबर को रूट में लिखा ऐसा ही लिखा जाएगा प्रूफ। जैसे कि यहां पर √2 बराबर, तो यहां 2 आया था, यहां नीचे कौन आ रहा था 2। √3 जब लिखेंगे तो यहां नीचे कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां a/3 को c मानेंगे। √5 को प्रूफ करना रहेगा तो क्या आ जाएगा a² / 5, तो a/5 को c मानेंगे, समझ रहे हो।
तो दोनों जगह जो रूट में रहेगा वही कॉमन फैक्टर तुम्हारा निकलेगा, और वही कॉमन फैक्टर निकलेगा तो बोलेंगे ये अदर देन वन कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसके लिए रेशनल नंबर है। क्या क्लियर हो गया यहां तक? चलिए उतार लिया इसको सब। तो एक चीज जो छोटा है उसको भी क्यों छोड़े? इधर मिटा दें। हाँ, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हम लोग समझने वाले हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रेशनल नंबर दो तरह का होता है अगर डेसिमल के फॉर्म में देखा जाए तो? रेशनल नंबर दो तरह का होता है अगर डेसिमल फॉर्म में देखा जाए तो। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सारा का सारा तो रेशनल नंबर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी में कुछ टर्मिनेटिंग और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सबसे पहला कंडीशन, रेशनल नंबर कौन सा फॉर्म में हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब ए बाई बी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और जो नीचे है डिनोमिनेटर ये 2 का पावर में हो और 5 का पावर में हो, तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा जी? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 2 और 5 दोनों, 2 अकेला भी रहेगा तब भी, 5 अकेला रहेगा तब भी, 2 और 5 दोनों रहेगा तब भी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई और अगर नीचे आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नीचे में यहां 3 आ गया है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? गलत बात। अभी क्या बताए थे? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है? पहले ये चेक करो, ये 27 यहां 3 3 9 है, कट गया। अब नीचे है, अब तो नीचे 2 और 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझे? ये चेक कर लेना है। नीचे देखो तो 2 3 7, 2 3 7 आ गया। 7 पर पावर 5 है 121, ऐसू नहीं कट पाएगा। 121 बहुत छोटा नंबर है, 7 पर पावर 5 बहुत बड़ा नंबर, नहीं कट पाएगा। आगे चेक भी नहीं करना। 7 आ गया, 3 का पावर आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नीचे 625 है, 17/625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितना आ जाएगा? 5 पर पावर 4। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? यस होगा। टर्मिनेटिंग के लिए 2 पर पावर चाहिए, नहीं तो 5 पर पावर चाहिए, नहीं तो दोनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 पर पावर तो है ना, तो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, यहां 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है, 2 का पावर 5 का पावर मिल गया, टर्मिनेटिंग हो गया। खत्म है। तो यहाँ पे रियल नंबर भी हो गया खत्म, यहाँ पे मैथ्स का पूरा सिलेबस भी हो गया आप लोग का खत्म। अब हम लोग फिजिक्स का बस 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको करेंगे। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला सारा का सारा होगा, समझ गए? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल में चला जाता है, तो वो सब हम लोग को नहीं उतना जानना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब कुछ पी वाई क्यू अगर करेंगे तो उसमें 1 2 क्वेश्चन जो फंसा हुआ मिल जाएगा, तो डन हो गया। ठीक है।